आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कल लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी और भोपाल, जिसे आप लोग स्मार्ट सिटी बनाने की बात भी होती है, यहाँ भी आप देखिए कई घंटे तक लाइट नहीं आई थी और इसलिए आपकी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जो संपादकीय पाठ की क्लास थी। और आप सभी जानते हैं कि संपादकीय पाठ की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, जब आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे, निबंध लिखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट मिल जाते हैं। और आप देखेंगे इंटरव्यू में भी आप लोगों को यहाँ से काफ़ी मदद मिलती है और एक सामान्य जानकारी भी किसी टॉपिक पर आपको उपलब्ध होती है। तो इसे देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आपके जो न्यूज़पेपर है उसकी क्लास आ जाएगी आज की। तो विश्व शांति सद्भाव की नई आस, और ये 27 फरवरी का जो न्यूज़पेपर है ना, उसका संपादकीय पाठ है, ये याद रखिएगा। भारत सहित कई देशों में इस समय पुरातन गौरव देश, संस्कृति एवं धर्म विचार विमर्श के केंद्र बिंदु बन रहे हैं और इसके चलते देशज धर्मानुयायी विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस कड़ी में कुछ समय पहले असम के डिब्रूगढ़ में विश्व भर के देशज धर्म आयोजित हुआ और इस सम्मेलन में 13 देशों से आए 400 प्रतिभागियों ने प्राचीन जीवन परंपराओं के महत्व पर चर्चा की। और इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दुनिया भर के स्वदेशी धर्मों को पुनर्जीवित करने और उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का संकल्प दोहराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संचालक मोहन भागवत ने ज्ञान विज्ञान के प्रसार के बावजूद दुनिया भर में चल रहे संघर्ष और सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। और संघ प्रमुख ने भौतिक प्रगति के बावजूद कायम वैश्विक संघर्ष का कारण अध्यात्म के अभाव और धार्मिक चेतना के ह्रास को बताया। सम्मेलन में इस चिंता की स्वीकृति और उससे लड़ने में स्वदेशी धर्मों की प्रासंगिकता का उद्धरण विभिन्न धर्मों के अनुष्ठानों में प्रकृति पूजन की समरूपता में दिखा। कार्यक्रम का स्वस्ति वाचन एक यजीदी बुजुर्ग द्वारा पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, जल एवं पक्षियों के स्तुति गान से हुआ है। और आप देखेंगे कि एक कैरिबियन बुजुर्ग ने अपनी पारंपरिक अनुष्ठान में जल और पौधों का अभिषेक भी किया। अरुणाचल प्रदेश की निसी जनजाति ने सूर्य भगवान की उपासना में भजन गाया। एक ही मंच से 7 महाद्वीपों के 8 धर्मानुयायियों द्वारा वैश्विक कल्याण के लिए किया गया अनुष्ठान विविधता में एकता, वैश्विक भाईचारे और धार्मिक मूल्यों की सार्वभौमिकता को तो प्रदर्शित कर ही रहा था और इस पर भी सोचने को विवश करता था कि एकेश्वरवादी इब्राहिमी मतों ने प्राचीन विश्व को कितना बदल दिया है। और आरएसएस की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 27 सितंबर 1925 में हुई थी और केवी हेडगेवार इसके संस्थापक थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एकेश्वरवाद के प्रसार और प्राबल्य द्वारा पैदा हुए संघर्ष के बावजूद इस विषय पर बौद्धिक विमर्श प्रायः लुप्त है। मानव इतिहास ने व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और द्वेष के कारण तमाम युद्ध झेले हैं, किंतु केवल अपने ही ईश्वर को दुनिया में हर व्यक्ति द्वारा सच्चा मनमाने के दुराग्रह से निस्सर्वाधिक रक्तपात किया है। कथित देवीय आदेश के पालन का दावा करके अपने एक ईश्वर के लिए दुनिया जीत लेने की जिद ने ऐसे संघर्षों को जन्म दिया। 2-4 पीढ़ी से नहीं बल्कि सदियों से चले आ रहे हैं और उसके इनके भविष्य में भी समाप्त होने के आसार नहीं है। एकेश्वरवादी कट्टरता ने हिंसा और मतांतरण के जुनून द्वारा एशिया से लेकर अमेरिकी महाद्वीपों तक सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। कहने का मतलब वो है कि हमारा ईश्वर सबसे बड़ा है, हमें ईश्वर ने भेजा हुआ है। फिर आप देखते हैं कि लोगों पर अत्याचार करते हैं लोग, तो उसी की बात हो रही है। इतिहास में आप लोग कई सम्राटों के बारे में, राजाओं के बारे में पढ़ते होंगे, कई शासकों के बारे में। अपने एकमेव ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार न करने के चलते इन मतों ने न सिर्फ मानवता को विश्वासी बनाम अविश्वासी जैसी बेष्टनी में बांटा, बल्कि अविश्वासी करार दिए गए समूहों को नीचा एवं पतित बताकर मानवता का अवमूल्यन भी किया। अविश्वासी समूहों के लिए पैगन, हीथन, काफिर जैसे ये शब्द प्रयोग घृणा और तुच्छता के भाव से प्रेरित था और इसका आशय ऐसे असभ्य अज्ञानी लोगों से है जो मूर्ति पूजक होने के नाते आसुरी प्रवृत्ति के हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप से बंदी बनाई गई महिलाओं, बच्चों का पश्चिमी एशियाई बाजारों में बेचा जाना और अफ्रीका से आश्रित लोगों को पकड़कर अमेरिकी गुलामी में धकेलना अविश्वासी लोगों के अवमूल्यन के कारण ही सहज उद्यम बन पाया। एक जनसमूह को हीन समझकर अपने विरोध में स्थापित करने वाली दुर्भावना जिसे
प्राच्यवादी विचारक एडवर्ड सईद ने अन्नीकरण या फिर अदराइजेशन का नाम दिया। वह असल में एक ईश्वरवादी मतों की कट्टरता से ही जन्मी। संपूर्ण मानवता को एकरूपता में ढालने का उद्देश्य रखने वाले मार्क्सवाद को भी कई बार ईसाइयत का मतांतरण ही माना जाता है। इसकी तुष्टि मार्क्सवाद का वह खाका भी करता है जो अन्य इब्राहिमी मतों की तरह हमारे साथ नहीं है तो आप हमारे विरुद्ध है जैसे सोच में बंधा हुआ है, और इसकी तुलना में बहुस्वरवादी भारत सद्भाव और सहिष्णुता का प्रतीक मान रहा है। यही नहीं, मिस्र, रोम, ग्रीस, फारस, बेबीलोन, चीन आदि विश्व की सभी महान सभ्यताएं बहु ईश्वरवादी रही हैं। कभी फेरों, अन्य अखेनातेन जैसे शासकों ने पूर्व एक ईश्वरवादी थोपा भी तो जनता ने उसकी मृत्यु उपरांत उसे खारिज कर दिया। इस्लाम से पहले का अरब भी बहु ईश्वरवादी होने के नाते धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था, और जिस काबे में आज गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हुआ सभी अरब कबीलों के ग्राम देवताओं का एक ही प्रांगण में वास था। बहु ईश्वरवादी पुरातन सभ्यताओं में दूसरी सभ्यताओं की ईश्वरों के लिए भी सम्मान था, और विजयी यवनों के आगमन के बाद गंधार कला शैली में ग्रीक प्रतिमानों में बनी बुद्ध की तमाम मूर्तियां इसका उदाहरण भी है। आज आप देखते होंगे कि आप समाज में भी देखते होंगे कि आप उसके नहीं तो आप सोचते आपको वो दुश्मन मानने लगता है। और ईश्वर एक है या अनेक, अथवा उसका अस्तित्व है भी या नहीं है, यह ऐसी अंतरहीन बहस है जिस पर सर्व स्वीकार मत कभी नहीं बन सकता है। परंतु यह तय है कि केवल बहुईश्वरवाद ने देवत्व को नारी रूप में स्वीकारा है। प्रकृति पूजा को महत्व देने के कारण बहुईश्वरवाद ने अमूर्त काल्पनिक निराकार सत्ता के स्थान पर मूर्त गोचर शक्तियों का आह्वान किया। ईश्वर की अनेक रूप में स्वीकारता सहिष्णुता और सामंजस्य को एक प्राकृतिक भाव बनाती है। ऐसे विश्व दर्शन, पर्यावरण, लैंगिक और असमानता और नस्लभेद जैसी समस्याएं नहीं उपजने देता है। विश्व शांति और सौहार्द की बहाली में बहुईश्वरवादी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अमेरिका और मूल निवासियों के भारी दबाव ने पिछले वर्ष ही पोप को 1452 में जारी डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी का खंडन करने पर मजबूर किया, और यूरोप के खंडन करने पर मजबूर की यूरोप के कैथोलिक साम्राज्य द्वारा खोजी गई जमीनों पर उन्हें मालिकाना हक देने वाले इस अमानवीय अध्यादेश का खंडन आज जमीनी स्थिति तो नहीं बदल सकता, लेकिन यह देशज धर्मों की नैतिक जीत है। पश्चिमी देशों में बहुईश्वरवादी देशज धर्मों की ओर रुझान बढ़ा है। डेनमार्क, आइसलैंड, लिथुआनिया में तो ऐसे लोगों की अच्छी खासी संख्या हो गई है। हालांकि देशज एवं बहुईश्वरवादी धर्मों के समक्ष अपना सम्मान पुरातन गौरव पाने की लड़ाई अभी लंबी है। इस दिशा में विश्व भर के देशज धर्मों के साथ मिलकर साझा मंचों पर आने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी आबादी वाला बहुईश्वरवादी देश होने के नाते भारत से इस प्रयास के नेतृत्व की सदा अपेक्षा रहेगी। लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य और वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है विकास सारस्वत। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है, इन्हें आप लोग देख रहे हो। आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय दे सकते हो। देश की तस्वीर बदलने वाली गारंटी। विगत 10 वर्षों में भारत एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक बदलाव के दौर से गुजरा है, और इसने देश को एक सक्षम राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर के माध्यम से भारतीय संस्कृति की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत यह बदलता समय चक्र भारत का होने वाला है। राम राज्य की संकल्पना को आत्मर्पित करने के साथ मोदी सरकार ने देश में कई जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया है, और जिसके परिणाम स्वरूप बीते एक दशक में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह महज आंकड़ा नहीं बल्कि 25 करोड़ गरीबों के सशक्त होने की गारंटी है। नीति आयोग का कहना है कि अब 5% गरीब ही बचे हैं। अभी नीति आयोग ने कहा है ना, उसी की बात हो रही। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आई थी 2015 में। यह भारत की समर्थ का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति। इन्हें सशक्त और समृद्ध बनाने का प्रयास जारी है। आज देश में लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी चुकी हैं। स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं को मोदी सरकार द्वारा 8 करोड़ रुपए बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता अब तक प्रदान की जा चुकी है, और 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिला। और एक समय पूर्ववर्ती सरकारों में गरीब वंचितों की कहीं सुनवाई तक नहीं होती थी, लेकिन मोदी सरकार में सभी स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। SC, ST और वंचितों को उनका खोया आत्मसम्मान मोदी की सरकार में मिला है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक माताओं बहनों को नया जीवन मिला है। किसानों को सम्मान निधि देकर उन्हें संबल प्रदान किया जा रहा है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति सशक्त और समृद्ध हो, यह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। सच पूछिए तो मोदी की गारंटी देश की तकदीर और तस्वीर बदल रही है, और यही वजह है कि तीसरी बार भी देशवासियों के मन में मोदी जी रमते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नीति और नीयत से समाज के अंतिम जन को विकास की मुख्यधारा से जोड़ दिया है।
और इसी का परिणाम है कि देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र देकर देश को एक नया सोच प्रदान किया है और इस सोच में तुष्टीकरण और जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। सामाजिक न्याय की इस नई परिभाषा को देश ने नए समय समय पर स्वीकार किया है। संविधान निर्माताओं ने जिस समता मूलक समाज और जन जन के कल्याण के लिए अलग जगाई थी, उसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने का कार्य मोदी सरकार में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भारत और भारतीयता के ध्वजवाहक हैं। वह देश की अस्मिता और सम्मान को वैश्विक फलक पर नया आयाम दिला रहे हैं। केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला और आज देश के हर जरूरतमंद नागरिक को सरकारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो रही है। बेघरों को घर, गरीबों को राशन, मुफ्त उपचार मिल रहा है। बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगा है। सीधे बैंक खातों में लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं की राशि पहुंच रही है। युवाओं के सपनों को पंख लगे और महिलाओं को उनके अधिकार मिल रहे हैं। एक समय अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन का जो सपना देखा था, वह आज फलीभूत हो रहा है। यही वजह है कि समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूती मिल रही है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ देश के सांस्कृतिक गौरव का भी पुनरुत्थान हो रहा है। काशी तमिल संगमम का आयोजन उत्तर दक्षिण की संस्कृति और संस्कार को समरसता प्रदान कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता, G20 का सफल आयोजन संपन्न कराकर दुनिया को भारत ने यह संदेश दिया है कि वह आज विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को नया संसद भवन भी मिला। नया संसद भवन नई उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। आत्मनिर्भर भारत और स्वाभिमान भारत की नींव इसी नए संसद भवन से रखी जानी चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू कर मोदी सरकार ने आदि आबादी को भी पूरा हक प्रदान किया है। मातृ शक्ति के ऋण हम सभी हैं और देश को विकसित और समृद्ध बनाने में उनकी भी महती और अग्रणी भूमिका रहने वाली है। और न्याय, बंधुत्व, समतावादी दृष्टिकोण अब संविधान में उल्लिखित पवित्र शब्द मात्र नहीं रह गए हैं। देश के लोगों को इनके वास्तविक अर्थों से परिचित कराने का काम मोदी सरकार ने किया है। वास्तव में मोदी सरकार का पहला और दूसरा कार्यकाल देश में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने, गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला रहा है। वर्षों से लंबित राष्ट्रीय महत्व के विषयों को सुलझाने वाला भी रहा है। लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि भारत का भविष्य और विकसित राष्ट्र का सपना मोदी की गारंटी के बगैर संभव नहीं है। देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना मोदी जी की तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी गारंटी है। वह अगले 5 साल के कार्यकाल के विजन को स्पष्टता के साथ देश के सामने रख रहे हैं और इससे यह आस जगी है उनके नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। यही वजह है कि देश की जनता भी मोदी जी के तीसरे कार्यकाल को लेकर उत्साहित और उसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहा है। लेखक भाजपा के राज्यसभा के सदस्य विवेक ठाकुर, इनके द्वारा लिखा गया। आप देखेंगे कि अपने मोदी जी की तो तारीफ लिखेंगे, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको जो पॉजिटिव पॉइंट बताया गया ना, ये आपको निकालना है। और आंसर राइटिंग कर रहे होंगे महिलाओं पर, कहीं आप आंसर लिख रहे हैं या निबंध लिख रहे हैं महिलाओं की सशक्तिकरण पर, तो इनका आप उल्लेख कर सकते हैं वहाँ, जो प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब के द्वारा हाल ही में सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई कि सरकार के प्रयास रहे। ठीक, थोड़ा आप लोगों को भी स्मार्ट क्रिया दिखानी चाहिए। अगर देखिए कांग्रेस के किसी नेता के द्वारा आर्टिकल लिखा जाता है तो मोदी सरकार की कमियां बताएंगे, नॉर्मल सी बात है। और ये आप देखते हैं कि अपनी अच्छाइयां बताएंगे, तो मिल गई ना अच्छाइयां बुराइयां आपको। बस अनुराग शब्द सुनी या पढ़कर अधिकांश लोगों के मन में प्रेम या प्रेरणा का भाव आता है। अनुराग हृदय से विस्फुटित हुआ एक ऐसा सोता है जो जब फूटता है तो मन को भिगो जाता है। मानो ना जाने कितने प्रकार की भावनाओं से जीवन भर उलझता या आनंदित होता रहता है। सबसे सहज, सुंदर, आनंददायक भावना यदि है तो वह प्रीति की है, स्नेह की है, अनुराग की है। यह भावना केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। अनुराग में प्रेम में अपनापन, धीरज, सद्भावना, समर्पण सब समाहित है। नारी तो उसी पल से अपने शिशु के प्रति अनुराग से भर जाती है जब वह उसके शरीर का भाग होता है। और माता संतान के अनुराग का कोई पर्याय है ही नहीं। मानवीय रिश्ते अनुराग प्रेम से ही एक दूसरे से बंधे रह पाते हैं। मनुष्य प्रतिफल सोचने समझने की क्षमता रखता है। नए नए आयामों की खोज उसे निरंतर गतिमान रखती है। इस खोज के चलते नवीन विचारों, कार्यों, आस्थाओं आदि के प्रति अनुराग की भावनाओं का उत्सर्जन होता है। किसी का कला के प्रति, खेलकूद के प्रति, अन्वेषण या कोई भी सृजनात्मक कार्यों के प्रति इतना आकर्षण, अनुराग हो जाता है कि वह अपने लक्ष्य के प्रति समस्त जीवन तक दाव पर लगा देता है। यहीं से आपको सीखना है और अपना दाव भी आपको खेलना है, समझ रहे हैं, दाव लगाना है। आपको भी आपकी मंजिल पर टारगेट रहना है, हमेशा नजरें रहनी चाहिए। और उसका धैर्य, उसका मनोबल, उसकी इच्छा शक्ति उसे अपनी निर्धारित राह से भटकने नहीं देती है। भटकना आपको भी नहीं है, तभी लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो पाता है।
यानी कि मैं कहता हूँ ना कि 100% दीजिए, वही यही 100% कह रहा हूँ कि आपको कहीं भटकना नहीं है। 100% आपका जो टारगेट है उसी पर रहना है। कितने ही महापुरुष वर्षों तक हिमालय के अंचलों में सत्य की खोज और ईश्वर के प्रति अनुराग में जीवन अर्पण कर देते हैं। वास्तव में प्रेम, अनुराग के प्रतिफल की आशा ही सभी कष्टों की जड़ है। अंततः बिना स्वार्थ इच्छा के ईश्वर के प्रति अनुराग ही मन में को स्थिर शांत रखने पाने का एकमात्र उपाय है। यह सत्य जितना सीख समझ आ जाए उतना ही उचित है। यह भी आप देखिए, विदेश में नौकरी का लालच आजकल इस तरह से काफी लोगों को लूटा जा रहा है, तो थोड़ा जागरूक रहा करिएगा। यह अच्छी खबर है कि यूक्रेन में युद्ध लड़ रही अपनी सेना के लिए काम करने वाले भारतीय युवकों को रूस ने कार मुक्त करना शुरू कर दिया है और उनमें से कुछ स्वदेश भी लौट आए हैं। आशा है कि शीघ्र ही ऐसे सभी युवक अपने घर आ जाएंगे जिन्हें धोखे से रूस ले जाकर वहां की सेना के साथ खपा दिया गया था। उनसे वादा तो किसी और नौकरी का किया गया था, लेकिन उन्हें सैनिक के तौर पर युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया था, जहां उनकी जान पर बनाई। रूस के मित्र देश होने के कारण इन युवकों को बचाने में आसानी हुई, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि भारत अब कहीं भी कठिनाइयों में फंसे अपने लोगों को स्वदेश लाने में सफल रहता है। हाल ही में आप देखिए, कतर में मौत की सजा पाए नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मुक्त कराने में सफलता मिली है। एक समय यह बेहद कठिन दिख रहा था। करीब 1 वर्ष पूर्व हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकाला गया और इससे पहले लीबिया, यमन, यूक्रेन आदि से भी उन्हें बचाकर लाया जा चुका है। लेकिन कभी तब अनहोनी हो जाती है जब भारतीय ऐसे किसी देश में चले जाते हैं जहां खतरा अधिक होता है। कुछ वर्ष पहले इराक गए भारतीय युवक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का निशाना बन गए थे। और यह ठीक नहीं है कि कई बार भारतीय अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना ऐसे देश भी चले जाते हैं जो अस्थिरता और अराजकता से ग्रस्त होते हैं। बेहतर कमाई के लिए विदेश जाना कोई नई अनोखी बात नहीं है, लेकिन लोगों को इसकी छानबीन तो करनी चाहिए कि उन्हें बाहर भेजने वाले विश्वसनीय हैं या नहीं। अच्छा हो कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने भारतीय युवकों को धोखे से रूस भेज दिया। यह चिंताजनक है कि विदेश में नौकरी का लालच देकर लोगों को अवैध तरीके से ले जाने या फिर उनके साथ ठगी करने वालों के गिरोह बन गए हैं। अभी हाल ही में दुबई से निकारागुआ जा रहे एक विमान को मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस ने रोक लिया। मोदी सरकार इस विमान में सवार करीब 300 भारतीयों को स्वदेश लाने में सफल रही। इनमें अधिकतर पंजाब के थे, जहां के लोग विदेश जाने के लिए हर तरह की जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, डंकी रोड। एक और जहां यह आवश्यक है कि सरकारें विदेश में नौकरी के नाम पर छल कपट करने वाले तत्वों का शिकंजा कसे, वहीं दूसरी ओर लोगों को भी सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा, खतरा उठाने से बचना होगा। विदेश में नौकरी के लिए विदेश संदिग्ध तत्वों की सहायता लेना या फिर अवैध तरीके अपनाना एक तरह से जानबूझकर जोखिम मोल लेना है। जब सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक लोगों की सहायता के उपाय कर रखे हैं तो फिर इसका कोई उचित नहीं कि उनकी अनदेखी की जाए। यह हथियारों की तस्करी की बात हो रही है। पंजाब में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हथियारों की तस्करी की समस्या बढ़ती जा रही है। जाहिर है कि हथियार किसी नए कारण के लिए तो मंगवाए नहीं जा रहे हैं, अपितु अपराधी इनके माध्यम से हत्या जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गत दिवस पटियाला में पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया जो उत्तर प्रदेश से हथियार लाकर पंजाब में बेचता था। उसे पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस भी बरामद हुए। हैरत और चिंता की बात यह है कि इस आरोपित को वर्ष 2022 में भी रूपनगर की पुलिस स्टेशन ने हथियारों की आपूर्ति के आरोप में गिरफ्तार किया था और वहां की अदालत ने भगोड़ा घोषित किया जाने के बाद भी आरोपित अवैध रूप से हथियारों की आपूर्ति का काम कर रहा था। यह कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता और सूचना तंत्र की कमजोरी का भी परिणाम है। एक भगोड़ा पुलिस की पहुंच से दूर रहकर अपराध में लगा रहा। एक राज्य से दूसरे राज्य तक अवैध हथियार लेकर आखिर वह कैसे पहुंचता रहा, वह भी तब जब वह पुलिस और न्यायालय को वांछित था। इस आशंका से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उसने बड़ी संख्या में पंजाब के अपराधियों तक हथियार पहुंचाए होंगे। पुलिस को इस पूरे मामले की तह तक जाना होगा और जिन अपराधियों तक हथियार पहुंचाए गए हैं उन पर भी शिकंजा कसना होगा। और इस मामले में पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारी की मिलीभगत की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। नागरिक समाज में आम लोगों के बीच हथियारों का बढ़ना कानून व्यवस्था और शांति के हित में नहीं है। वीआईपी संस्कृति पर लगाम आवश्यक है। ये बीते दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री के काफिले का ट्रैफिक सिग्नल पर रोकना वीआईपी संस्कृति पर लगाम लगाने की एक सार्थक पहल कहा जा सकता है। अभी आपने देखा होगा वीआईपी कल्चर इस तरह से हावी है कि आप देखते हैं आपको रोक दिया जाता है ट्रैफिक में, घंटों आप खड़े रहिए। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क पर आम आदमी की तरह चलने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब उनका काफिला रेड सिग्नल पर आम लोगों की तरह ही रुकेगा। आमजन को मुख्यमंत्री के काफिले की वजह से होने वाली परेशानी से बचाने के लिए यह निर्णय किया गया। एक सराहनीय पहल है। भारत में आज भी वीआईपी संस्कृति ने गहरी जड़ें जमा रखी है और आमतौर पर खास के बीच खाई बनाते हुए
बहुत से तौर तरीकों के कारण जनमानस में शिकायत ही नहीं, आक्रोश का भाव भी रहता है। देश के हर हिस्से में अति विशिष्ट लोगों की आवाजाही के दौरान बार बार लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोग अनगिनत समस्याएं झेलते हैं। घंटों तक जाम में फंसना देश की उन्नति में भागीदार बनने वाली जनता का समय और ऊर्जा दोनों छीनता है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस के जाम में फंसने के भी समाचार आते रहते हैं। कितने ही मोर्चों पर वीआईपी संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाली बातें, व्यवहार और सार्वजनिक स्थल पर आवाजाही आम लोगों के लिए मुसीबत बनती है। ये बंदिशें जनमानस को कमतर तो महसूस करवाती ही हैं, बहुत सी परेशानियां भी खड़ी करती हैं। ऐसी स्थितियां आमजन को निराशा और असुरक्षा, अस्थिरता का अनुभव भी करवाती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि जनमानस को जान से छुटकारा दिलाने और गंभीर मरीजों को जोखिम से बचाने के लिए न केवल ऐसे निर्णय लिए जाए बल्कि योजनागत रूप से इन पर अमल भी किया जाए। कहना गलत नहीं होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले हमारे देश में जनता की सहज भी समस्याओं को समझने में भी कोताही की जाती है। इतना ही नहीं, उन परेशानियों से निजात दिलाने का मार्ग ढूंढने के भी प्रयास नहीं किए जाते, जो केवल समानता के भाव को बल देने भर से हल हो सकती है। वीआईपी संस्कृति पर लगाम लगाना ऐसा ही एक रास्ता है। तकलीफ देह है कि राजनीति हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र, अति विशिष्ट लोगों की सहजता को प्राथमिकता देने की संस्कृति आमजन के लिए सहजता पैदा करने का कारण बनी हुई। इसलिए आम और खास की दूरी पाटने के लिए हर स्तर पर वीआईपी संस्कृति से मुक्ति पाना आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों को खुद ही इस विशिष्टता की मानसिकता से दूरी बनाकर जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे में एक मुख्यमंत्री का स्वयं आम आदमी की तरह ही ट्रैफिक नियमों का पालन करना वाकई सुखद पहल है। लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार है। ये आप देखिए, एक कॉलम रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा। जो एजुकेशन सर्कल आपका प्लेटफॉर्म है ना, उसी की बात हो रही। प्रश्न पत्र लीक मामला, ये भी देख लीजिए। आजकल हर राज्य में आप लोग सुनने को मिलता है कि पेपर देके आप लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं और आप देखते हैं कि पेपर आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, धांधली हो जाती है। हाल में संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा से जब सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पास हुआ तो यह उम्मीद जगी कि अब हमारे देश में हर किस्म की परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक आदि की अनुचित साधनों के उपयोग पर पूरी तरह पाबंदी लग जाएगी। इस विधेयक में पेपर लीक जैसे कारनामों के दोषियों को 3 से 10 साल की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के प्रावधान से वह जरूरी भय पैदा होगा और जिसके अभाव में परीक्षाओं की विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले असंख्य प्रयास देश में होते हैं, लेकिन ये प्रबंधन भी नाकाम हो सकते हैं। इसकी ताजा मिसाल उत्तर प्रदेश में 17 से 18 फरवरी को आयोजित हुई पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 है, जिसे पेपर लीक होने की सूचनाओं के बाद योगी सरकार ने रद्द कर दोबारा कराने का निर्णय लिया है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,000 से अधिक पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में लगभग 50 लाख आवेदकों ने हिस्सा लिया। 60,000 वैकेंसी है लगभग, और आप देखते हैं कि 50 लाख आवेदकों ने हिस्सा लिया था। इसमें रद्द कर दी गई। निरर्थक है समस्या का ऊपरी हल। राज्य की योगी सरकार ने आश्वस्त किया कि पेपर लीक के दोषियों की धरपकड़ होगी और अपराधियों को सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन इस उदाहरण से साबित हुआ केवल तंत्र को कसने मात्र से समस्या सुलझाने की कोशिश बार बार नाकाम हो रही है। मामला यदि सिस्टम में मौजूद खामियों की पहचान कर उन्हें दूर करने से सुलझ जाता तो इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले राज्य भर से 250 से अधिक सॉल्वर गैंग और नकल कराने वालों की गिरफ्तारियों के मद्देनजर पेपर लीक की घटना नहीं होनी चाहिए थी। इससे स्पष्ट है कि इंसानी गुणों अवगुणों की तरफ से आंखें मूंदे रखने और समस्या का ऊपरी हल खोजने में ही सिर खपाने से कोई ठोस हासिल नहीं हो रहा है, और इससे बेलाखों युवा हताश निराश हो जाते हैं जो परीक्षाओं में अपनी मेहनत और जज्बे से योग्यता साबित करने का जुनून पाले हुए हैं। किसी भी आबादी बहुल देश और राज्य में रोजगार दिलाने वाली व्यवस्था पर उन दबावों को आसानी से महसूस किया जा सकता है जो किसी ऊंची डिग्री या सरकारी नौकरी के उन संदर्भों से जुड़ती है जिनमें सीटें वैकल्पिक, सीमित और दावेदार ज़्यादा होते हैं। केवल नौकरी के लिए ही नहीं, इस हेतु योग्य बनाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह की मारामारी है, क्योंकि हर जगह उपलब्ध विकल्पों की तुलना में आवेदकों की संख्या कई गुना ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर 3 साल पहले 2021 में उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा को ही ले लें, जिसमें पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया था, और इसमें तब शामिल रहे 13 लाख परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद यह सूचना पाकर हैरान रह गए थे कि पर्चा लीक गिरोह की करतूत की वजह से उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई। मामला केवल एक राज्य या केवल एक परीक्षा का नहीं है। देश में सरकारी रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हर किस्म की परीक्षा बीते कुछ दशकों में नकल और पर्चों की लीकेज से त्रस्त है, और इससे भी लाखों युवा हमेशा एक किस्म के अनिश्चय में घिर गए हैं
कि बेहिसाब मेहनत के बावजूद कहीं उनकी परीक्षा रद्द तो नहीं कर दी जाएगी। यही नहीं, परीक्षाओं को नकल और पेपर लीक रहित बनाने के बड़े बड़े दावों के खोखले निकल जाने की घटनाओं ने अतीत की ज़्यादातर परीक्षाओं की सत्यता को भी संदेह के घेरे में डाल दिया है। ऐसे में प्रतीत होता है कि जिन परीक्षाओं को हर योग्यता का मानक बनाया गया वे सब बेईमानी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, तो ऐसे ज़्यादातर मामलों में किसी जांच को नतीजे तक ले जाने में नाकामी के कारण तंत्र की खामियां दूर हो पाना और निकम्मे अधिकारियों एवं पर्चा लीक कराने वाले अपराधियों पर कोई अंकुश लगाना पाना मुश्किल है। हालांकि अब भी यदि सरकारें ऐसा करना चाहें, वे इसकी कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएं, तो हो सकता है कि समस्या का कोई समाधान अंततः मिल जाए। लेकिन अतीत में संबंधित जांचों को फलदायक सिरे पर नहीं पहुंचाने का नतीजा है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम लाख कोशिशों के बावजूद नहीं हो पाती है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल प्रतियोगी या प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की हताशा का है। अहम प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रतिष्ठित कोर्सों की प्रवेश परीक्षाओं एंट्रेंस एग्जाम के पर्चे अगर पहले से लीक हो जाएं तो भर्ती में पैसे लेकर धांधली की जाए या साठ गांठ कर नकल कराते हुए परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण करा लिया जाए, तो सबसे ज़्यादा कष्ट उन मेहनत कर परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों को होता है जो मेहनत व प्रतिभा के बल पर किसी परीक्षा में योग्यता साबित करने का जतन करते हैं। पेपर लीक से चंद खोखले उम्मीदवार या छात्र पैसे के बल पर जरूर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये घटनाएं अन्य हजारों लाखों उम्मीदवारों एवं छात्रों के लिए अपनी कष्टप्रद हैं। और यह किसी से छिपा नहीं है कि पेपर लीक की घटनाओं का अनवरत सिलसिला परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए दोबारा तैयारी करने से लेकर आने जाने और तमाम खर्च को वहन करने का मजबूर करता है। सरकारें कुछ अवसरों पर परीक्षाओं को मुफ्त बस यात्रा और परीक्षा फीस दोबारा भरने की छूट अवश्य देती है, लेकिन इन घटनाओं से लगे घाव इतने गहरे होते हैं कि ऐसे मरहम ज़्यादा राहत नहीं देते हैं। कुछ अवसरों पर पेपर लीक के बाद युवाओं ने धरना प्रदर्शन कर साबित किया कि अगर अब उन्हें यह बर्दाश्त नहीं है कि सिस्टम की खामियों का नतीजा वे भुगतें। मर्ज का स्थायी इलाज, तो शिक्षक भर्ती के अलावा यूपीपीसीएस, यूपी कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, यूपीपीसीपीएमटी, एसएससी, ओएनजीसी, पुलिस व रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर लीक व अन्य धांधलियों की लंबी लिस्ट की मद्देनजर यह सवाल शायद हमेशा की तरह आगे भी बचा रहेगा कि क्या कभी हमारे प्रतियोगी परीक्षाएं इस बीमारी से निजात पा सकेंगी। देखा जाए तो आज देश का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा है जहां पर्चा लीक कराने वाले गिरोह ने अपना कोई कारनामा ना किया हो। और यहाँ तक कि सीबीएसई जैसे विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में भी पर्चा फोड़ गिरोह सेंध लगा चुका है और इसके पर्चे लीक हुए हैं। पेपर लीक कराने के लिए कुख्यात रहे कई अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं का नहीं रोक पाना साबित करता है कि पर्चों की लीकेज को बहुत हल्के में लिया जाता है और जिससे इसका कोई स्थायी समाधान नहीं मिलता है। वैसे ईमानदारी और मेहनत युवाओं के सपनों पर ग्रहण लगाते बेईमानी तंत्र को कसना मुश्किल नहीं है, पर इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। समझना होगा कि परीक्षार्थियों को परीक्षाओं को ऑनलाइन कर देने या पर्चों को लॉकर में बंद कर देने भर से इंसानी अवगुणों पर पहरा नहीं बैठ पाता जाता। इसके लिए दोषियों की धरपकड़ कर उन्हें सख्त सजा देने की जरूरत होती है। देखना होगा कि क्या कोई सरकार ऐसे मामलों पर जुबानी जमा खर्च से आगे बढ़ती है या फिर मामला अगली घटना होने तक फिर हमेशा के लिए भुला दिया जाता है। नौकरी शिक्षा मिलने से रुकेगा पतन। नैतिक शिक्षा मिलने से रुकेगा पतन। नैतिक शिक्षा की हर जगह बात होती है। आप लोग कहते हैं नेताओं को भी नैतिक रहना चाहिए, नैतिकता की दिखाना चाहिए। नकल और पेपर लीक पर लगाम नहीं लग पाने की एक बड़ी वजह इसमें तंत्र से जुड़े लोगों का भी शामिल होना है पाया जाता है। जैसे यूपी की पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में दावा है कि इसका पर्चा उस प्रिंटिंग पेज से लीक हुआ है जहां इसे छपवाया गया था। पिछले तमाम उदाहरण भी यही बताते हैं कि सिस्टम में शामिल कोई व्यक्ति ही असल अपराधी होता है जो धीरे सुरक्षा के बीच रखे पर्चे तक अपराधियों की पहुंच की अहम घड़ी बनता है। और अभी तक ऐसे मामलों में पकड़े गए लोगों को हुई मामूली सजाएं भी लोगों को इस गलत कारणों से जोड़ती रही हैं। लोगों को लगता है कि चंद हजार का जुर्माना देकर या कुछ महीने जेल में बिताने के एवज में अगर एक झटके में करोड़ों कमाए जा सकते हैं तो ऐसा रिस्क लिया जाता है। ऐसे मामले कानून और दंड व्यवस्थाओं को औचित्यहीन साबित करते हैं। समाजशास्त्रीय नजरिए से देखें तो पेपर लीक और नकल के लिए हमारे समाज के ही कुछ वे लोग जिम्मेदार हैं जो पैसे के बल पर अपनी संतानों को नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वैध अवैध हर हथकंडा अपना लेना चाहते हैं और ऐसा करने में कोई शर्म झिझक महसूस नहीं करते हैं। देश का नव धनन और बेशुमार
दौलत की ढेर पर बैठा एक वर्ग ऐसा है जो भारी भरकम डोनेशन देकर शिक्षण संस्थानों में सीट पाने, रिश्वत देकर नौकरी पाने, रकम चुकाकर किसी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर पहले से हासिल कर लेने में कोई दोष नहीं देखता है। हालांकि बात चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की हो या फिर भर्ती बोर्ड के जरिए मिलने वाली नौकरी की परीक्षा की हो, बेरोजगारी की दर और जनसंख्या का संतुलित अनुपात बिठाने पर समस्या सुलझाई जा सकती है। रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में आबादी के बरकस मारामारी की होड़ कायम होगी तो नकल और पेपर लीक जैसे हथकंडों की आशंका हमेशा बनी रहेगी। और यही नहीं, हाल के दशकों में जिस तरह शिक्षा सीधे सीधे रोजगार से जुड़ गई, उसमें ऐसे नैतिक पतन की गुंजाइश के लिए भी काफ़ी बड़ा स्पेस पैदा हो गया है। असल में हमारे देश में जिस नैतिक शिक्षा वैल्यू एजुकेशन की बात उठती है रही है, उसे अपनाने की दिशा में कोई काम हो ही नहीं रहा है। और ऐसी शिक्षा का मतलब यह है कि शिक्षा को केवल रोजगार से जोड़कर न देखा जाए, बल्कि उसे समाज से भी जोड़ा जाए। यह काम केवल समाज सेवक नहीं करेगा, बल्कि नेताओं, शिक्षाविदों, प्रशासकों और अभिभावकों, इन सबको मिलकर करना होगा। अब आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय दे दीजिए। दुनियादारी का ज्ञान खरी खरी तंज कसा जा रहा है, स्वप्न एवं संकल्प के पर्यटन स्थल। ये आप देखिए, हर शहर की सीमा पर लगा बोर्ड, मोक्ष और ज्ञान की धरती पर आपका स्वागत है। यह गया है मगध का चित्र। चलिए, विकास की राय पर अग्रसर। और विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत के जल्द शामिल होने की संभावना है। वैश्विक आर्थिक सुस्ती की आहट के दौर में यह भारत में सकारात्मक बदलाव का बड़ा संकेत भी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्ती को लेकर चिंताओं को अब अपवाद नहीं कहा जा सकता है। एक ऐसे जो तथ्य और खबरें सामने आ रही हैं कि मजबूत अर्थव्यवस्था में शामिल ब्रिटेन से लेकर जर्मनी तक आज आर्थिक मंदी की चपेट में। वैश्विक महाशक्ति अमेरिका तक कर्ज के बोझ में बेहाल है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की भी आर्थिक स्थिति नाजुक दौर में। इस प्रतिकूलता के बीच कुछ ही देश ऐसे जो ग्रोथ इंजन पर सवार हैं। ऐसे देशों में भारत काफी अंग है। उसकी स्थिति आज प्रतिस्पर्धी चीन के मुकाबले भी कई मामलों में बेहतर आंकी जा रही है। दूरदर्शी नीतिगत निर्णयों के कारण कोविड और उसके बाद की वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा है। आगामी 5 वर्षों में दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लक्ष्यों को साधने लगे भारत के लिए इस बीच बड़ी खबर आई है। जापान से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज छिन गया है। ऐसे में जर्मनी जापान की अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार भारत के लक्ष्यों को आसान बना रही है। एक पायदान नीचे खिसकने वाले जापान की अर्थव्यवस्था 2023 में 1.9% की दर से बढ़ी है। भारत के आर्थिक विकास की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अलावा कई वैश्विक एजेंसियां कर चुकी हैं। भारत की वास्तविक जीडीपी ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल सितंबर 2023 में 7.7% की दर वृद्धि दर्ज की थी, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। IMF के बारे में हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं। आप लोग बताइए इसके बारे में एक सामान्य जानकारी। और इस तरह के संगठनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की आर्थिक आउटलुक में भी 2024 के लिए ज़्यादा विकसित अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 0.7 से 1.7% की सीमा में और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए लगभग 4% होने का अनुमान लगाया गया है। कई संकेतकों से पता चलता है कि भारत का आर्थिक परिदृश्य काफ़ी बेहतर है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूदा मजबूती और लचीलापन बना हुआ है। आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों की मजबूती के साथ भारत ने मानव विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ भारतीय गरीब बाहर आ गए हैं। गरीबी की दर में भारी गिरावट आई है, जो 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है। IMF के अनुसार 2025 तक भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अनुमान के मुताबिक 2027 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तब भारत की जीडीपी मौजूदा 2.7 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर 8.4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। भारत में एक बड़े मध्यम वर्ग के कारण उपभोग वस्तुओं की मांग 2020 की तुलना में 2030 तक दोगुनी हो जाएगी। इससे बाजार की का आकार भी 1.5 ट्रिलियन से बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगा। ताकि भारत की तेज विकास रफ्तार और जापान व जर्मनी की आर्थिक सुस्ती उनके लक्ष्य को और जल्द पूरा कर सकता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत के योगदान की चर्चा करें तो अकेले भारत ने 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में 15% का योगदान दिया है। साथ ही भारत ने सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ रेट के मामले में मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 9 वर्षों के दौरान 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ा है। और वैश्विक स्तर पर जहां सकल घरेलू उत्पाद 3 से
3.5% के बीच बढ़ रहा है, वहीं भारत में यह 7% से अधिक की गति से आगे बढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि यह आर्थिक विकास दर आगे आने वाले लंबे समय तक बनी रहने की भरपूर संभावना है। दिलचस्प है कि आज अमेरिका पर जितना कर्ज है उतना रकम में ब्रिक्स के 10 देशों और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान जैसे देश समा जाएंगे। यानी दुनिया के 11 बड़े देशों के मुकाबले नए देशों को खड़ा किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय यूनियन के 27 देशों की जीडीपी को भी मिला लिया जाए तो भी अमेरिका के कुल कर्ज के बराबर नहीं पहुंच सकता है। इन देशों की कुल जीडीपी लगभग $27 ट्रिलियन है। कुल मिलाकर दुनिया में विकसित कहे जाने वाले देशों की हालत खस्ता है। और इस बीच भारत में आम चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने देश की जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े जारी किए उसके हिसाब से इस वर्ष देश की ग्रोथ रेट इतनी जबरदस्त रहेगी कि इकोनॉमी में भरपूर पैसे की बरसात होगी। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए भारत पर इस मुकाम पर पहुंचा है। यानी कुल मिलाकर देखें तो वह दिन बहुत दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के साथ वैश्विक ग्रोथ का हब बनेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आज के संवाद की पाठ की कहानी है जो आपका 27 फरवरी का पेपर था ना उसकी। ठीक है, आपका कोई सुझाव हो सवाल हो मेरे लिए तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ प्रीलिम्स आ रहा है आपका, तो टेस्ट कब रखना है, एक टेस्ट हम लोग रखा करेंगे छोटा सा जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे और आपको एक कंफर्टेबल जोन में आप पहुंच जाएंगे वो टेस्ट देते देते। तो टाइमिंग आप लोग बता सकते हैं। ठीक है।